नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूमैक्स ट्यूशन क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे क्लास 12th मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3, जिसका नाम है अवयव। ठीक है, मैट्रिक्स। इस क्लास में हम जानेंगे सबसे पहले कि एक तो मैट्रिक्स होता क्या है। फर्स्ट हमारी होगी डेफिनेशन एंड कि भाई सबसे पहले ये बात तो पता चले कि मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। साथ ही हम ये जानेंगे यदि किसी मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट की हमें स्पेसिफिक वो विशेषता दी जाए तो हम किस प्रकार मैट्रिक्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके एक जनरेटिंग मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और यदि क्लास ज़्यादा लंबी नहीं खींचती है और यदि टाइम से पूरी होती है तो हम इसमें एक और टॉपिक पर बात कर लेंगे, मैट्रिक्स पर संक्रिया, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इन 5 टॉपिक्स के ऊपर हमारी इस क्लास में बात होने वाली है और इसके अगली क्लास में हम देखेंगे 3.1 के क्वेश्चंस कर लेंगे तथा साथ ही में एग्जाम्पल्स को भी ले लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स को भी नहीं छोड़ते हैं। अब इसकी बात की जाए कि भाई ये कितने नंबर का आ रहा है, तो जब बात 2024-25 की करते हैं, चलो अभी तो 2024-25 में इसकी मार्किंग स्कीम के अंदर 5 नंबर का दिया गया है, जिसमें 1+1+1+2 इस प्रकार से ये आएगा कि भाई 3 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का इस एक्सरसाइज में से लिया जाएगा। तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज जब देखी जाए बात 2023-24 से पहले तक, तो उस टाइम ये एक्सरसाइज बहुत लंबी हुआ करती थी। इसमें बहुत सारी पंक्ति से जुड़ी संक्रियाएं तथा अन्य संक्रियाएं दी गई थी, लेकिन जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने लास्ट ईयर जब सिलेबस रिड्यूस किया तो उसने 30% सिलेबस रिड्यूस किया था और रिड्यूस में इस एक्सरसाइज से बहुत सारी संक्रियाएं हटा दी गई हैं, जिससे ये एक्सरसाइज में जो लेंथ हुआ करती थी ना, वो लेंथ कम हो गई है। अब इसमें यदि हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ लें और इसके बेसिक कंसेप्ट आने भी चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ इस एक्सरसाइज नंबर 3 में बल्कि एक्सरसाइज नंबर 4 में और आगे भी 12th में भी, और जब हम हायर स्टडीज़ पर जाते हैं BSc BTech या फिर कुछ भी कर लो आप, सभी में ये बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं मैट्रिक्स। सबसे पहले बात की जाए कि भाई मैथ्स में मैट्रिक्स का ली क्यों गई, मैट्रिक्स का इजाद क्यों हुआ। बिना मैट्रिक्स के तो भी तो काम चल रहा था। तो मैट्रिक्स की देखी जाए जब हमारे पास, जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जब इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो 3 वेरिएबल के 4 वेरिएबल के, जब इक्वेशंस को तो आसानी से सॉल्व कर लिया जाता था कि भाई यदि 3 के सॉल्व करेंगे तो उन्हें 2 को अलग अलग करके एक 2 दिए हुए तो सीधे कर लेंगे। लेकिन यदि ज़्यादा इक्वेशंस हो जाएं, जैसे मान लो वेरिएबल संख्या 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, 11 हो गई, कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं वो, तो फिर उन्हें किस प्रकार सॉल्व किया जाए। उन्हें सॉल्व करने के तरीकों में मैट्रिक्स एक तरीका आया। एक तो ये हो गई, ठीक है। अब भाई मैथ में हमने इसका यूज देख लिया कि भाई इक्वेशंस को सॉल्व करने में तथा अन्य भी बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज होता है। मैथ के साथ साथ इसका यूज अन्य शाखाओं में भी होता है, जैसे हम जब बजट बनाते हैं, बजट में इसका होता है। गुण लेखिकी, कोडिंग डिकोडिंग में भी इसका होता है कि भाई हम किसी बात को इस प्रकार से लिख दें कि एक तो हम जान पाएँ और एक हमने जिसे बताया है वह सामने वाला ही जान पाए, इसमें भी इसका यूज होता है।
ठीक है। अर्थशास्त्र आदि बहुत सारी विज्ञान में भी, साइंस में, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज होता है। ये हमें बेसिक बातें पता होनी चाहिए। यही बात आपकी एनसीईआरटी कहती है, जिसे देखते हैं। चलो, एनसीईआरटी कहती है हमारी, एनसीईआरटी कहती है गणित की विविध शाखाओं में आपके ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। आव्यूह गणित के सर्वाधिक शक्तिशाली साधनों में से एक है। अन्य सीधी सादी विधियों की तुलना में यह गणितीय साधन हमारे कार्य को काफी हद तक सरल कर देता है। रैखिक समीकरण के निकाय को हल करने के लिए संक्षिप्त तथा सरल विधियां प्राप्त करने के परिस्वरूप आव्यूह की संकल्पना का क्या हुआ, विकास हुआ। कि भाई एक तो ये बात हो गई। अब इसमें आगे देखो, आव्यूह को केवल रैखिक समीकरण को निकाय गुणांक प्रकट करने के लिए नहीं प्रयोग किया जाता, अपितु आव्यूह की उपयोगिता इस प्रकार से कहीं अधिक है। इसका उपयोग संकेतन संक्रियाओं का प्रयोग व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किया जाता है, जिसका प्रयोग वाणिज्य विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में बजट, विक्रय, बहिर्वेशन, सेल्स प्रोजेक्शन तथा लागत परिणामक विश्लेषण इत्यादि में किया जाता है। इसका उपयोग आवर्धन, घूर्णन, समतल द्वारा परिवर्तन ढंग से निरूपित किया जा सकता है। इसका प्रयोग गूढ़ लेखिका में भी किया जाता है। अब भाई कोई गणित की ऐसी चीज है जिसका उपयोग इतनी सारी शाखाओं में हो रहा है, लगभग सभी में, विज्ञान में भी हो रहा है, वाणिज्य में भी हो रहा है, कॉमर्स में भी हो रहा है, साइंस में भी हो रहा है, तो इसे पढ़ना तो बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए चलो इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब हमें तो इससे कोई मतलब नहीं है कि इसका उपयोग कहाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। कोई पूछ ले तो कहाँ उपयोग होता है, बस इतना आना चाहिए, ठीक है। अब हमारी मेन बात कहाँ होनी चाहिए, हमारी मेन बात होनी चाहिए कि हम इसे इस प्रकार से पढ़ें कि हमारे 12th बोर्ड में कितना आ रहा है, जिससे हम इसे पढ़ लें और हमारा हो जाए। उतना ही तो आना चाहिए, उससे ज़्यादा पढ़ने का हमारा कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। तो चलो हम शुरू करेंगे इसे, और इसी प्रकार से शुरू करेंगे कि हम 12th बोर्ड के सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लें, सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लें, हमारा नंबर नहीं कटे और हमें हल्की भारी इसकी नॉलेज भी हो जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं, चलो। सबसे पहले कहाँ से शुरू किया जाए? सबसे पहले भाई इसकी जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसकी परिभाषा भी तो आनी चाहिए कि हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं असल में वो चीज होती क्या है। कि भाई हम आव्यूह को पढ़ रहे हैं तो आव्यूह की परिभाषा भी तो आनी चाहिए, ठीक है। तो चलो आव्यूह की परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो चलो आव्यूह की परिभाषा ऐसे ही शुरू करते हैं। आव्यूह की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। एक हमारा आव्यूह मैट्रिक्स जो है वो संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। अब इसे दूसरे शब्दों में किस प्रकार कह सकते हैं? यदि इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को ही कहते हैं। ये डेफिनेशन अपनी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, जब एक्सरसाइज शुरू होती है। डेफिनेशन नंबर फर्स्ट,
आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यदि हम संख्याओं या फलनों को इस प्रकार, इसमें संख्या रख सकते हैं, फलन रख सकते हैं, व्यक्ति रख सकते हैं, वस्तु रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, बस उसे आयताकार क्रम विन्यास में इस प्रकार रखा जाए कि मान लो कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने इस प्रकार जमा दी कि हमने मान लो उनको एक बॉक्स में बंद कर दिया, उन्हें इस प्रकार से संजो के रख लिया, तो ये क्या हो जाएगा? इसी को हम 3x3 का मैट्रिक्स बोल देंगे। इसी को हम मैट्रिक्स बोल देंगे। ये बात हो गई यहाँ तक कि भाई यदि संख्याओं, फलनों या फिर कुछ भी वस्तु कुछ भी हो, उन्हें एक आयताकार बॉक्स के अंदर लिख दिया जाए तो वह हमारा एक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, ये बात हो जाती है यहाँ तक। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह को किस प्रकार निरूपित किया जाता है? आव्यूह को जब हम लिखते हैं तो उसका कोई सिंबल भी तो होना चाहिए, कोई सिंबल भी तो होना चाहिए। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है आव्यूह मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर किस प्रकार लिखा जाता है? कैपिटल लेटर। सेट जब हमने पढ़ा था तो हमने सेट में भी ये देखा था कि सेट को किसके द्वारा लिखा जाता है? सेट को भी कैपिटल लेटर द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ तक। अब भाई आव्यूह है तो उसमें बॉक्स तो होगा ही, आयताकार बॉक्स हो सकता है क्योंकि प्रत्येक वर्ग भी एक आयत होता है, तो वर्गाकार भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें आव्यूह के अंदर जो भी अब होते हैं, मान लो कोई आव्यूह इस प्रकार होता है, देखो आव्यूह मान लो ये है तो ये इस प्रकार होगा, इसके एलिमेंट्स इस प्रकार होंगे A11 A12 A13 अप टू A1n। ठीक है, अब ये 1 1 1 2 1 3 1n ये क्या है? देखो इसमें ये तो कहलाती है रो, पंक्ति बोल सकते हैं इसे। जब हम ऐसे हॉरिजॉन्टल चलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रो। और ये क्या कहलाती है? ये हमारी कहलाती है कॉलम, इसे हम स्तंभ बोलते हैं। अब इस आव्यूह को देखा जाए तो इसमें फिलहाल कितने रो हैं? इसमें भाई नंबर ऑफ रो तो एक ही है, एक ही पंक्ति है इस प्रकार हॉरिजॉन्टल। और कॉलम देखा जाए वर्टिकल कॉलम कितने हैं? एन है, एन है, तो इसमें कितने कॉलम हो गए? एन। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट देखो, इसमें हो गया A21 A22 A23 अप टू A2n। कॉलम तो उतने ही रह रहे हैं, नंबर ऑफ रो बढ़ रही है, कॉलम उतने ही है, नंबर ऑफ रो बढ़ रही है। इसे अप टू AM1 ले लेंगे, AM2 AM3 अप टू AMN, इस प्रकार लिखेंगे। ये जब हम कोई मैट्रिक्स हमें बनाने के लिए दिया जाता है, ये 1 नंबर में दिया जा सकता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आपको, कि किसी मान लो कोई इस प्रकार दे दिया, कोई एलिमेंट है AIJ, इसकी है
इज इक्वल टू 2j, ये दे दिया और हमसे कहे 2/2 का बनाना है। किस प्रकार करेंगे इसके लिए? देखो ये उठाएंगे ये वाला पोर्शन, A11 आई की जगह पे 1, J की जगह पे 1, जो हमारे पास प्राप्त होगा वह लिख देंगे। इस प्रकार हमें एक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, Aij इज इक्वल टू I+2j, प्लस होगा यहाँ, प्लस मानो। ठीक है, इस प्रकार ये भी हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा ऑर्डर और मैट्रिक्स। अवयव की कोटि, अब भाई हमने आव्यूह देख लिया, आव्यूह को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है वो देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि किसी आव्यूह में m रो एवं n कॉलम स्तंभ है तो उस मैट्रिक्स की कोटि m×n होगी। यदि किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम है तो उसकी कोटि क्या होगी? m×n होगी। जैसे देखो फर्स्ट मैट्रिक्स हमने ये लिया, इसमें रो देखो, रो कितनी है? फर्स्ट, रो नंबर सेकंड और रो नंबर थर्ड, और कॉलम क्या है? 1। तो इसकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 3/1 का मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ लिख देते हैं, चलो इसे। ऑर्डर क्या हो गई? 3/1। नेक्स्ट, अब इसमें देखो, इसमें रो कितनी है? ओरिजेंटल, चलो ओरिजेंटल लाइन गिनो, 1 2, 2 रो हैं, और कॉलम देखो वर्टिकल ऊपर से, कॉलम कितने हैं? कॉलम भी 2 हैं। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी भाई? रो इंटू कॉलम होती है, 2 रो 2 कॉलम, 2/2। ऐसे ही चलो एक और देख लेते हैं। इसमें देखो 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 3/3। ठीक है, कहाँ तक देख लिया? अब रिकैप करते हैं, चलो। सबसे पहले हमने देखा कि भाई मैट्रिक्स कहते किसे हैं, फिर इसकी भूमिका देख ली। सबसे पहले हमने देखा भूमिका की मैट्रिक्स का इजाद किस प्रकार हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने कुछ नहीं, चलो हमने इसके बारे में पढ़ा कि क्या क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट आव्यूह की परिभाषा देखी तथा आव्यूह क्यों लिया, आव्यूह किस प्रकार लिखा जाता है, उसके बाद वो देखा है ना। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा आव्यूह की कोटि देखी, कोटि तो देखी, अभी तो देखा था। फिर उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। एक हमारा आव्यूह जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। अब आव्यूह को, किसी आव्यूह को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है?
पहले तो भाई देखो, सबसे पहले उसे किस, चलो वैसे हम पढ़ते हैं बेसिकली, पहले तो उसे स्तंभ और पंक्ति के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले स्तंभ और पंक्ति के आधार पर ही तो व्यक्त करेंगे। ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं चलो। तो इसमें नंबर 1 होता है स्तंभाव्यूह। इसी को हम अंग्रेजी में कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब नाम में क्या आ रहा है, नाम में ही आ रहा है कॉलम, तो मतलब बात किसके ऊपर होनी चाहिए, कॉलम के ऊपर। अब कॉलम के ऊपर बात किस प्रकार होनी चाहिए कि भाई कोई ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा व्यू जिसमें एक, एक कौन सा, एक वाला एक है, चलो लिख ही देते हैं। हाँ, इसका मापव्यू कहलाता है। कि भाई एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अब ये बात किस प्रकार है, अब भाई हमने कॉलम को तो बाउंड कर दिया, ये बाउंडेशन डाल दी कि कॉलम एक होगा, कॉलम एक होगा। अब रो कितनी होंगी, रो से हमें कोई मतलब नहीं है, रो कितनी भी हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, कितनी हो, एन हो, बस कॉलम एक होगा तो वह मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। चलो इसके एग्जांपल की ओर देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल तो इसे ऐसे ले लेते हैं, 1 2 3। यदि किसी मैट्रिक्स में पीछे वाला अक्षर एक हो तो मैट्रिक्स कैसा कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब उसके इसी प्रकार देखो, ये 3/1 का है, 1 2 3, एक 2/1 का देख लेते हैं, ये 2/1 का है। अब इसे देखो, 1 2 3 अप टू n, ये n/1 का हो गया। कि भाई हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसमें रो कितनी है, हमें तो बस ये देखना है कॉलम एक हो तो वह कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब इसी का दूसरा भाई है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह मतलब रो मैट्रिक्स। अब भाई हमने ऊपर देखा था, उसमें क्या नाम आ रहा था, उसमें कॉलम का नाम आ रहा था, तो हमने उसे कॉलम मैट्रिक्स कह दिया, उसमें एक कॉलम हो। ठीक इसी प्रकार इसमें किसका नाम आ रहा है, पंक्ति का नाम आ रहा है, तो इसमें पंक्ति यानी रो कितनी होंगी, रो एक होंगी। ठीक है, यही बात लिख देंगे, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो, कि भाई हमने पंक्ति को तो रो को तो बाउंड कर दिया कि एक है, कॉलम क्या होंगे, कॉलम जैसे ही ऊपर हमने जब कॉलम को बाउंड किया था तो रो की संख्या के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं थी, कितनी भी रो हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार जब हम रो मैट्रिक्स के अंदर अध्ययन करेंगे तो हम रो को बाउंड करेंगे सिर्फ, कॉलम से हमें कोई मतलब नहीं है कॉलम कितने भी हो। जैसे देखो, इसे देखो, एग्जाम्पल में आते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल है 1 2, ये हो गया 1/2 का, इसे देख लेते हैं।
ये हो गया 1/3 का। इसी प्रकार एक 1/n का देख लेते हैं। कि भाई रो कितनी हो, रो हमारे पास एक होनी चाहिए और कॉलम कितने भी हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है। अब भाई रो एक देख ली, कॉलम एक देख ली, अब नेक्स्ट पार्ट क्या होना चाहिए जिसमें रो और कॉलम कैसे हो, दोनों बराबर हो। रो और कॉलम दोनों बराबर हो। चलो इनको जल्दी जल्दी करते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। नेक्स्ट है हमारा वर्गाव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्गाव्यूह किसे कहते हैं? वर्गाव्यूह में से एक ऐसे आव्यूह को कहेंगे जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो। कि भाई ऊपर तो हमने एक पंक्ति ली थी, एक रो लिया था, उसे रो मैट्रिक्स कह दिया, कॉलम मैट्रिक्स कह दिया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में बात कहानी कुछ अलग होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स में कहानी कुछ इस प्रकार होती है, यदि किसी मैट्रिक्स में एक रो होगा और एक कॉलम, एक रो एक कॉलम नहीं, रो और कॉलम दोनों की संख्या क्या हो, समान। जैसे यदि किसी मैट्रिक्स में 3 रो हैं, 2 रो हैं, तो कॉलम भी क्या होने चाहिए, 2 ही। और जैसे यदि मान लो 3 रो हैं तो कॉलम भी 3 ही होनी चाहिए। जैसे ये 2 है ना रो, तो 2/2 का होगा, ये 3/3 का। अब एंड के लिए देख देते हैं, 1 2 3 अप टू n। ये किस प्रकार बनेगा, इसे एन के लिए नहीं बनाते। यदि दोनों रो, नंबर ऑफ रो भी एन हो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों एन हो, तो वो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, n/n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी के बाद हमारा आता है विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब विकर्ण आव्यूह कैसे कहते हैं? अब विकर्ण भाई जब बात आयत की हो रही है तो आयत के अंदर तो विकर्ण होता है, आयत के अंदर तो विकर्ण होता है, तो इसमें विकर्ण होगा। अब विकर्ण किस प्रकार, ये कुछ इस प्रकार है। विकर्ण आव्यूह में मैट्रिक्स को कहेंगे एक ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो। इस बात का कहने का मतलब क्या हुआ, इस बात का कहने का मतलब हुआ कि भाई जो इस साइड ये विकर्ण आते हैं ना, ये अभी अब शून्य नहीं होनी चाहिए। जैसे ये विकर्ण पर ये अभी अब आ रहे हैं, ये शून्य नहीं होनी चाहिए, बाकी सारे अभी अब शून्य होंगे। तो वो कैसा, अब ये अभी कौन सा लिया जाएगा, ये तो मैं लिखना भूल गया, वर्ग आव्यूह।
एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बात कहाँ से शुरू होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स पर। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सारे अवयव शून्य हो, विकर्ण मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसका एग्जांपल देखो। एग्जांपल जैसे मान लो ये कोई 2 0 0 3 है। अब इसमें विकर्ण 2 by 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें डायगोनल के अवयव कौन कौन से? 2 और 3 दोनों शून्य नहीं है, बाकी सभी अवयव शून्य, तो ये डायगोनल होगा। ऐसे ही देख लो, ये 3 by 3 का देख लेते हैं। अब ये मैट्रिक्स देखो 3 by 3 का मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें जो विकर्ण के अवयव हैं वो समान भी नहीं। समान की बात अगले केस में होगी। ये विकर्ण के अवयव 0 नहीं है, बाकी सभी अवयव शून्य हैं, तो ये भी एक हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हमारी फिफ्थ के लिए देखते हैं हम। अधिसाव्य। स्केलर मैट्रिक्स। अब बात कहाँ से शुरू होगी? अब बात होगी डायगोनल मैट्रिक्स से। एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव, कि भाई स्क्वायर तो हो ही, साथ में डायगोनल भी हो, लेकिन डायगोनल के सभी अवयव समान हो। अधिसाव्यूह कहलाता है। कि भाई डायगोनल के जितने भी अवयव हैं वो कैसे होने चाहिए? समान। तब हम उस डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे अब एग्जांपल देखो, जैसे 2 0 0 2। अब भाई ये 2 by 2 का डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल के अवयवों को छोड़कर, विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सारे अवयव शून्य, तो इसे डायगोनल मैट्रिक्स तो हम कहेंगे ही। परंतु इसमें एक बात देखो कि भाई डायगोनल के दोनों अवयव कैसे हैं? समान है। डायगोनल के दोनों अवयव समान है, तो ये कैसा होगा? एक स्केलर मैट्रिक्स। जैसे इसी को देख लो, ये एक 3 by 3 का स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन। ये पार्ट नंबर 3 हो गया, ये पार्ट नंबर 4 हो गया, ये टाइप नंबर 5 हो गया, ये टाइप नंबर 6। अब हम टाइप नंबर 6 में बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार है हमारा, जिसे हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स कह दो, या फिर एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स कह दो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के सभी अब कैसे हो? बनो। वह मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। चलो इस बात को लिख देते हैं। एक ऐसा विकर्ण आव्यूह, अब इसे अदिश भी लिख दो, विकर्ण आव्यूह भी लिख दो, दोनों बात लिख देते हैं।
या अधिसाप्यू। अब भाई जब विकर्ण के सभी अवयव समान है तो वह अधिसाप्यू तो होगा ही, और विकर्ण के अवयवों को सभी छोड़कर सभी अवयव शून्य है, तो वह डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण के सभी अवयव शून्य नहीं, बनो बनो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब भाई हमने देख तो लिया कि ऐसा अवयव होगा जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बन होंगे तथा विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव कैसे होंगे, शून्य होंगे। उसे हम तत्समक आइडेंटिटी अवयव कहेंगे। लेकिन इसे तत्समक अवयव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जब हमने पढ़ा था छोटी क्लासेज में पढ़ते हैं हम, बेसिकली 9th में 8th 9th में पढ़ते हैं कि जब किसी संख्या को, जैसे एक संख्या होती है 1, एक होती है 0। अब 0 को कहते हैं योग के लिए तत्समक अवयव, क्योंकि किसी संख्या में 0 जोड़ने पर पुनः वह संख्या प्राप्त हो जाती है। और 1 को कहते हैं गुणन के लिए तत्समक अवयव, क्योंकि 1 को किसी संख्या से गुणा करने पर पुनः वह संख्या ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार ये जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये इसे आई से डिनोट करते हैं। ये प्रॉपर्टी रखता है, मान लो किसी मैट्रिक्स ए के साथ इसे गुणा कर दिया जाए तो पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद एक इसका नेक्स्ट पार्ट आता है टाइप नंबर 7, जिसे हम कहते हैं शून्य अवयव। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं जीरो या नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके नाम में ही क्या है, इसके नाम में 0 है। तो इसमें नाम देखते ही पता चल रहा है कि इसमें बात किसकी होनी जा रही है, इसमें बात होगी 0 की, इसमें बात 0 की होगी। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे? ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य, सभी अवयव शून्य, शून्य का मतलब भाई 0, 0 मैट्रिक्स कहलाता है। कि भाई कोई मैट्रिक्स दिया गया है और उसके सारे के सारे अवयव शून्य है तो उसे हम 0 मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे इसके एग्जांपल देख लेते हैं, ये है कोई हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसे हम 0 मैट्रिक्स कह देंगे और इसे 0 से डिनोट करते हैं। 0 0 थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, इतना ही फर्क हो सकता है, 0 तो 0 ही रहेगा। अब जैसे इसी का एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, इसी का 3.1 से पहले ये लास्ट पार्ट होने वाला है, अवयवों की समानता। इसके बाद हमारा 3.1 एक्सरसाइज आ जाएगी, है ना। तो इसको और देख लेते हैं, चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। टॉपिक को बहुत अच्छे तरह से लिखेंगे क्योंकि यहाँ से एक सवाल आएगा, 1 नंबर का सवाल बोर्ड में आने वाला है इस टॉपिक से। और आपकी किस्मत अच्छी हुई, पर क्या इतनी अच्छी कहाँ हो सकती है कि 2 नंबर का सवाल इस टुच्चे से टॉपिक से उठा लिया जाए, इतनी अच्छी भी नहीं है। तो इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, हर बार आता है और अब की बार भी आएगा। मॉडल पेपर जो हमारे पास अब की बार 2024-25 के लिए बोर्ड ने दिसंबर में रिलीज किया हुआ है, उसके अंदर भी इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब ये टॉपिक बोलता क्या है
ये दो बात बोलता है कि भाई दो मैट्रिक्स है हमारे पास, हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स है। अब चलो नॉन जीरो पर ही बात करते हैं, जीरो की तो बात ही क्या करनी, जो है ही नहीं, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं उस पर बात ही क्यों करें। वो कोई दो मैट्रिक्स समान कब होंगे, फर्स्ट कंडीशन है उनकी कोटि समान हो। उनकी कोटि समान होनी चाहिए कि भाई मान लो एक 2x2 का मैट्रिक्स है और एक 3x3 का मैट्रिक्स है, तो क्या कभी ये दो मैट्रिक्स समान हो सकते हैं क्या? ये दो मैट्रिक्स कभी भी समान नहीं होंगे, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट कंडीशन होती है संगत अवयव समान हो। नेक्स्ट कंडीशन है इसकी संगत अवयव समान हो। जैसे देखो ये मैट्रिक्स है 2 2 3 1, अब देखो मैंने जो एक ऑब्जे में बगल में दो मैट्रिक्स लिखे हैं, क्या ये बराबर हो सकते हैं? क्या हम इन्हें बराबर कहेंगे क्या? देखो एलिमेंट्स तो दोनों में 4 है, दोनों 2x2 का है, भाई कोटि तो समान है, लेकिन इसमें a11 के स्थान पर 2 आ रहा है और इसमें a12 के स्थान पर क्या आ रहा है 3। अब भाई दूसरे में भी a11 के स्थान पर 2 ही आ रहा है, लेकिन जब a12 के स्थान पर देखा जाए उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें 1 दिया हुआ है और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें 3 दिया हुआ है, इसलिए ये समान तो नहीं होंगे, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब है। और चलो अब मान लो इन एलिमेंट्स को परस्पर इसी की तरह कर दिया जाए, अब ये दोनों मैट्रिक्स समान हो जाएंगे, इनमें तो कोई फर्क नहीं। अब इससे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, इससे मान लो हमें कोई मैट्रिक्स दे दिया, एक ऐसे दे दिया, बहुत बेसिकली क्वेश्चन है, आप कर दोगे देखते ही कर दो। अब ये समान दिए गए हैं, कब समान होंगे, जब x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 3 होगी, ये तो मैंने सीधे लिख दिया। इसके अलावा ऐसे हो सकता है x प्लस वाई के रूप में हो या फिर कोई दूसरी फॉर्म में दिया हो, है ना, ऐसा ही तो कह सकता है। इसके अलावा कोई इस मैट्रिक्स के टॉपिक में रॉकेट साइंस के क्वेश्चन थोड़ी ना डालेगा, ठीक है। ये हमने 3.1 से पहले तक के कंसेप्ट देख लिए और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख ली, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन देख लिया, है ना। और अब आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 पर, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 के बाद हम बात करेंगे मटेरियल एक्सरसाइज 3.2 के लिए, है ना। और इसमें कितनी एक्सरसाइज हैं देखता हूँ मैं एक बार। इसमें 3.3 एक्सरसाइज तक दी गई हैं, तो इन्हें हम जैसे एक लेक्चर में ये कवर हो गया हमारा, तो एक लेक्चर में 3.1 हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम गुणन, अभी ऊपर दो संक्रियाएं दी गई हैं आपके सिलेबस में फिलहाल, और सारी संक्रियाएं हटा दी गई हैं, एक आव्यूहों का गुणन और एक संक्रिया है आव्यूहों का योग, उन दोनों संक्रियाओं को करेंगे, ठीक है। और वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये आव्यूह का गुणन और योग योग तो आसानी से हो जाता है, लेकिन आव्यूह का गुणन जो है इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है और वो एंड तक नहीं सीख पाते हैं, तो उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप सभी को बहुत अच्छे तरह से समझ में आए, और आप एक वीडियो डालेंगे उसकी 30 मिनट की 25 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें सिर्फ वो उन दो संक्रियाओं पर बात होगी, उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक लेक्चर हमारा 3.2 का हो जाएगा। इस प्रकार ये एक्सरसाइज जो है हमारी आपके 5 नंबर 4-5 वीडियो में पका दिए जाएंगे, पूरे 5 नंबर पक्के कर दिए जाएंगे, है ना, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।